सूरज बहुत ही गरीब था। गरीबी इतनी थी कि ना पहनने को गर्म कपड़ा था और ना ही खाने को भोजन नसीब होता था। ठंड इतनी भयंकर थी कि हड्डियां तक जम जाती थीं। हवा में बर्फ के कांटे चुभते थे और रातें ऐसी कि बिना आग के जीना मुश्किल हो जाता। सूरज के पास अपनी कोई जमीन नहीं थी। वो दूसरों की जमीन पर मजदूरी करता था, लेकिन सर्दियों में काम मिलना बंद हो जाता था क्योंकि खेत बर्फ से ढक जाते और मजदूरों की उंगलियां सुन्न पड़ जातीं। वो जिस घर में रहता था वो भी काफी पुराना था। दीवारों से ठंडी हवा सीधे अंदर घुसती थी, छत से बर्फ टपकती रहती और दरवाजे खिड़कियां इतनी जर्जर कि हवा का एक झोंका भी घर को हिला देता। एक दिन गांव का एक बुजुर्ग आदमी, नाम था बूढ़ा राम, सूरज के पास आया। ठंड से उसकी सांसें सफ़ेद धुआं बनकर उड़ रही थीं, लेकिन वो सूरज से कहने लगा, बेटा, आखिर तुम इतनी मुसीबत क्यों कूट रहे हो? तुम नौजवान हो, होनहार हो। अगर तुम चाहो तो मेहनत से अपनी किस्मत बदल सकते हो, भले ही ये ठंड कितनी भी क्रूर हो जाए। राम चाचा, ज्यादा मेहनत करने से कोई फायदा नहीं। जो तकदीर में लिखा है मिलेगा तो उतना ही। इस ठंड में तो जीना भी दूभर है। मेहनत करके क्या हासिल होगा? बेटा, यही गलती तुम्हारे पिता ने भी की थी। उसने भी खुद को पूरी तरह भाग्य के भरोसे छोड़ दिया था। इसीलिए वो कोई काम नहीं करता था, सारा दिन घर पर ही पड़ा रहता था। तुम्हारी गरीबी भी तुम्हारे पिता की इन्हीं गलतियों की वजह से है। देखो, गांव में सबके पास अपनी अपनी ज़मीन और अच्छे घर हैं जहां लकड़ी की आग जलती रहती है, ठंड से बचाव होता है। मगर तुम्हारे पास न ज़मीन है न ढंग का घर। ये टूटा फूटा मकान भी तुम्हारे दादा ने बनाया था, जिसमें ठंड रात दिन राज करती है। बेटा, जब तक तुम किस्मत का रोना रोते रहोगे और ठंड का बहाना बनाते रहोगे, तब तक जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। अभी तुम्हें अपना विवाह भी करना है, और विवाह तभी होगा जब तुम धन कमाओगे, ताकि ठंड से बचने लायक घर और कपड़े जुटा सको। चाचा, आखिर मैं क्या काम करूं? गांव में तो कोई काम ही नहीं मिलता, खासकर इस ठंड में जब बर्फ सब कुछ ढक लेती है। कभी मिल भी जाता है तो 1-2 दिन का ही काम मिल पाता है और ठंड से हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं। बेटा, ये दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें काम की कोई कमी नहीं। तुम्हें गांव में काम नहीं मिलता तो दूसरे गांव में काम तलाश करो, भले ही ठंडी हवाओं में पैदल चलना पड़े। अगर तुम कोई काम करने लगे और इस घर की मरम्मत करवा ली, दीवारें मजबूत करवा ली ताकि ठंड अंदर ना घुसे, तो मैं तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। विवाह का नाम सुनकर सूरज में जोश भर गया। ठंड की परवाह न करते हुए वो जल्दी से बुजुर्ग आदमी से बोला, चाचा, अगर ऐसी बात है कि तुम मेरा विवाह करवा दोगे, तो मैं आज से ही काम में लग जाऊंगा, चाहे ठंड कितनी भी पड़ रही हो। विवाह होने की खुशी में सूरज दूसरे गांव में जाकर मजदूरी करने लगा। वह कई महीनों तक काम करता रहा। ठंडी सुबह में उठकर बर्फीली हवाओं में भी मेहनत करता। जब उसके पास अच्छा खासा धन इकट्ठा हो गया तो उसने अपने घर की मरम्मत करवा ली, दीवारें ऊंची की, छत मजबूत की, ताकि ठंड का कहर अब अंदर न आए। अब उसके पास सब कुछ था जिससे वह विवाह कर सके। गर्म कपड़े, आग की व्यवस्था। उसे समझ आ गया कि मेहनत से किस्मत बदली जा सकती है, ठंड को भी हराया जा सकता है। एक दिन उसने सोचा, अब तो मैंने घर की मरम्मत भी करवा ली और घर में खाने के लिए अनाज भी है, ठंड से बचने लायक लकड़ी भी। अब मुझे रामदास चाचा से अपने विवाह के बारे में बात करनी चाहिए। इतना सोचकर सुरजन उस बुजुर्ग आदमी के पास गया और उससे कहने लगा, चाचा, आपने मेरे से कुछ वादा किया था कि अगर मैं घर की मरम्मत और धन कमाने लगूं तो आप मेरा विवाह करवा देंगे। अब तो मैंने घर की मरम्मत भी करवा ली है
और रोज काम करने भी जाता हूँ। ठंड में भी नहीं रुकता। अब आप मेरा विवाह करवा दीजिए। बेटा, मैं तुम्हारे विवाह का कुछ प्रबंध करता हूँ। देखो, शादी ब्याह के मामले में लोग अक्सर सच्चाई नहीं बताते, खासकर इस ठंड में जब घर की मजबूती और गर्मी की बात आती है। थोड़ा बहुत बड़ा चढ़ाकर ही बात करनी पड़ती है। अगर लड़की सांवली भी हो तो उसे गोरी और अत्यंत सुशील बताकर पेश किया जाता है। मैं जब तुम्हारे पास किसी को लेकर आऊंगा तो मैं भी बहुत झूठ बोलूंगा, तुम चुपचाप सुनते रहना। उनके सामने ज्यादा सच्चे बनने की कोशिश मत करना, वरना कुंवारे ही रह जाओगे, ठंड में अकेले कांपते। कुछ दिनों बाद एक आदमी को लेकर बुजुर्ग आदमी सूरज के घर आता है। ठंड से सब कांप रहे थे। फिर राम बोला, देखो श्याम, ये लड़का गांव का सबसे होनहार, चतुर, चालाक और मेहनती लड़का है। इसके पास 50 बीघा बटाईदारी जमीन है। उसमें बहुत अन्न उपजता है। ठंड में भी फसल सुरक्षित। घर में अकेला रहता है। तुम्हारी बेटी आते ही रानी बन जाएगी। ठंड का कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा लड़का तुम्हें कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। जिस आदमी को बुजुर्ग लेकर आया था उसे खेती और जमीन संबंधित कोई ज्ञान नहीं था। ठंड में खेती की मुश्किलें भी नहीं पता। उसे बटाईदारी का मतलब भी नहीं पता था कि बटाईदारी किसे कहते हैं। वो तो 9 और आधा बीघा जमीन लड़के के पास होने के नाम पर ही बहुत खुश हो गया और बोला, मुझे लड़का पसंद है। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मिलूंगा, तब हम विवाह का दिन तय कर लेंगे। ठंड के बावजूद तो मैं इस विवाह को पक्का समझूं? हाँ, पक्का समझिए। अरे, मर्द की जुबान पक्की होनी चाहिए। जो कह दिया सो कह दिया। अब अपनी बात से पलटना नहीं है। मैं अभी इस विवाह को पक्का करता हूँ। अगले हफ्ते विवाह का दिन तय हो जाएगा। वो आदमी बहुत खुश हुआ और अपने घर लौट गया और खुश होता हुआ अपनी पत्नी से कहने लगा, भाग्यवान, आज मैं बहुत खुश हूँ। हमारी बेटी का रिश्ता एक अच्छे घर में पक्का कराया हूँ। लड़का अमीर है, घर में अकेला है और उसके पास अपनी बटाईदारी की 9 बीघा जमीन है। खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। ठंड में भी गर्मी रहेगी। क्या आप बेवकूफ़ी की बातें करते हो? बटाईदारी का असली मतलब जानते हो? मैं किसान की बेटी हूँ। मुझे बटाईदारी का मतलब अच्छी तरह मालूम है, और ठंड में उसकी मुश्किलें भी। वो जमीन उसकी नहीं है, किसी जमींदार से 1 साल के लिए आधे हिस्से पर ली हुई है। फसल का आधा हिस्सा उसे मालिक को देना होगा और आधा खुद रखे। तो क्या हुआ? तब भी लड़का ठीक ही है। कहाँ ठीक है? उस जमीन की कोई गारंटी नहीं। अगले साल मालिक चाहे तो किसी और को दे देगा। ठंड में फसल खराब हो जाए तो कुछ नहीं बचेगा। तब उस लड़के के पास मजदूरी करने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। देखो, मैं साफ साफ कह रही हूँ, वो किसान नहीं, मजदूर है। और मैं अपनी बेटी की शादी किसी मजदूर से नहीं करूंगी जो ठंड में कांपता रहे। लेकिन भाग्यवान, मैं तो जुबान दे आया हूँ। अब कैसे मुकर? मुझसे ऐसी मूर्खता की बातें मत करो। अगर सच में उसके पास जमीन है तो उसे मालिक होने का कागज मांग। देखना, वो तुरंत दुम दबाकर भाग जाएगा, ठंड से बचने का बहाना बनाकर। अगर ऐसी बात है तो मैं कल ही जाऊंगा और उससे जमीन का मालिक होने के कागज मांगूंगा। अगले दिन सुबह शाम सूरज के घर पहुंच जाता है। ठंड से उसका चेहरा लाल हो रहा था। सूरज बुजुर्ग आदमी को बुला लाता है। लगता है बात जम गई। आप जुबान के पक्के निकले। चलो, अब विवाह की बात आगे बढ़ाई जाए, ठंड के इस मौसम में। मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। वादा करके मुकरना मुझे आता ही नहीं, लेकिन आप भी अपने वादे पर टिके रहिए। अब आप मुझे लड़के की ज़मीन के कागजात दिखा दीजिए, ताकि साफ हो जाए कि लड़के के पास 9 बीघा ज़मीन है। इतना सुनते ही ठंड के मौसम में भी बुजुर्ग आदमी के चेहरे से पसीना टपकने लगा। वो जल्दी से बोलता है, भाई, आप शायद ठीक से समझे नहीं। अभी लड़के के पास बटाईदारी के खेत हैं, लेकिन अब चिंता मत कीजिए, ये जल्द ही वो जमीन खरीद लेगा ठंड के बाद। मुझे बेवकूफ़ समझते हो क्या? अरे, मजदूर के पास इतने पैसे नहीं होते कि दाल रोटी के साथ सब्जी भी खा ले, और तुम कह रहे हो कि ये ज़मीन खरीद लेगा, वो भी मजदूरी से, ठंड के दिनों में। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मजदूरी करने वाले जिंदगी भर खेत में पसीना बहाते रहते हैं, ठंड में कांपते, लेकिन सुख का एक दिन भी नसीब नहीं होता। तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का मान लूं?
शर्म नहीं आती तुम्हें? झूठ बोलकर मुझे फंसाना चाहते हो और अब बेहयाई से रिश्ते की बात कर रहे हो? सुन ले, मुझे अपनी बेटी का विवाह तुम जैसे मक्कारों के यहाँ नहीं करना। अब मैं अपनी बेटी का विवाह शहर में करूंगा, जहाँ ठंड से बचाव बेहतर हो। तुम गांव वाले धोखेबाज होते हो। इतना कहकर शाम वहां से चला गया। ठंडी हवा में सूरज बुजुर्ग आदमी की तरफ गुस्से से देखता हुआ बोलता है, आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? झूठ से रिश्ते बनते नहीं बल्कि बिगड़ते हैं। आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब ठंड में अकेले क्या करूंगा? विवाह की बात बिगड़ जाने से सूरज का मन टूट गया। अब उसका काम में भी मन नहीं लगता। जहां भी काम करने जाता ढंग से मेहनत नहीं करता। लोग उससे नाराज होकर उसे काम से निकाल देते। सबको उसके निकम्मेपन की खबर मिल चुकी थी और ठंड में कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। धीरे धीरे हालात बिगड़े कि उसके भूखे मरने की नौबत आ गई। ठंड से शरीर कमजोर पड़ने लगा। एक दिन उसने सोचा, अब यहाँ मेरे लिए कुछ नहीं बचा, ना काम ना इज्जत। घर के नाम पर टूटा फूटा मकान है जो बाबा आदम के जमाने का है। ठंड का सामना नहीं कर सकता। अच्छा होगा कि अब शहर चला जाऊं, शायद वहां कुछ काम मिल जाए। बहुत सोच विचार के बाद सूरज दूसरी दिन घर से शहर के लिए निकल गया। ठंडी सुबह में, मगर उसे पता नहीं था कि शहर कहाँ है, वहाँ काम कैसे मिलेगा। वो चलते चलते घने जंगल में पहुँच गया, जहाँ ठंड और भी क्रूर थी। पेड़ों पर बर्फ जमी हुई। जंगल में ही उसे रात हो गई। रात का अंधेरा देखकर वो घबराने लगा और जल्दी जल्दी जंगल को पार करने लगा। ठंड से दांत किटकिटाते, लेकिन जंगल इतना घना था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हवा में बर्फ के टुकड़े उड़ रहे थे। वो एक जगह रुककर सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? ये जंगल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। न जाने और कितना बड़ा है ये जंगल। ठंड कितनी बढ़ जाएगी। सूरज ये सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र एक बुढ़िया पर पड़ी। नाम था मालती। गाय को लेकर जा रही थी। ठंड से उसकी साड़ी पर बर्फ जम रही थी। ये देख सूरज की जान में जान आई। जरूर, ये बुढ़िया इस जंगल में रहती है। अब रात में मैं इस बुढ़िया के घर ठहर सकता हूँ। भले ही ये मुझे भोजन न दे, लेकिन रहने के लिए आसरा तो जरूर दे सकती है ठंड से बचने को। सूरज चुपचाप बुढ़िया के पीछे चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद सूरज ने देखा कि जंगल में एक छोटा सा घर है और उस घर के बराबर में एक छोटी सी झोंपड़ी है। बुढ़िया ने गाय को झोंपड़ी में बंद कर दिया और खुद घर के अंदर जाने लगी। सूरज जल्दी से बुढ़िया के पास गया। सूरज को देखकर बुढ़िया हैरान रह गई। वो सूरज से कहने लगी, अरे कौन हो तुम और यहाँ कैसे आना हुआ? आज से पहले कभी नौजवान को इस जंगल में आते नहीं देखा, खासकर इस ठंड में। काकी, मेरा नाम सूरज है। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरा गुजारा गांव में नहीं हो पा रहा था। ठंड में जीना दूभर हो गया, इसीलिए मैं शहर में काम की तलाश में जा रहा हूँ। लेकिन मुझे शहर जाने से पहले ही जंगल में रात हो गई है। क्या आप मुझे रात भर के लिए अपने यहाँ रुकने दे सकती हो? देखो, मैं तुम्हें जानती पहचानती नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर में रुकने नहीं दे सकती हूँ। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम अपने रहने के लिए कहीं और जगह तलाश करो। काकी, इस जंगल में मैं कहाँ जगह तलाश करूं? मुझे नहीं लगता कि कोई और भी इस जंगल में रहता होगा। ठंड में काकी, अगर आप कहो तो मैं गाय की झोपड़ी में रह लूंगा और ठंड सह लूंगा। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो जो तुम्हें गाय की झोपड़ी में रहने दूं? मैं तुझे जानती नहीं पहचानती नहीं, तेरा क्या भरोसा? तू मेरी गाय को चुराकर भाग जाए तो? इसलिए मैं तुझे गाय की झोपड़ी में नहीं रख सकती। काकी, ऐसा मत कहो। मैं चोर नहीं हूँ। मैं तो बहुत भला और ईमानदार आदमी हूँ। अगर आप मुझे यहाँ नहीं रहने दोगी तो मैं कहाँ जाऊँगा? जंगल में मुझे जंगली जानवर खा जाएंगे या ठंड से मर जाऊँगा। जंगली जानवर खा जाएंगे तो इसमें मैं क्या करूं? जंगल में तो रोज ही खूंखार जानवर जीव जंतु और आदमी को मारकर खाते रहते हैं। अब मैं सभी को बचाते थोड़ी फिरूंगी। तू यहाँ से चला जा। मरे या जिए मुझे इससे कोई मतलब नहीं। बुढ़िया की बात सुनकर सूरज समझ गया कि ये बुढ़िया बहुत बेरहम औरत है। इसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जानवरों के बीच रहते रहते खुद भी जानवर जैसी हो गई है। ठंड ने इसे कठोर बना दिया। अगर ये मुझे अपने घर में एक रात ठहरने की इजाजत दे देती तो इसका क्या बिगड़ जाता? आखिर रात भर की ही तो बात थी। सूरज ये सोच ही रहा था कि बुढ़िया उससे बोली, सुनो, थोड़ी देर यहीं खड़े होकर मेरा इंतजार करो। ठंड सहते हुए
मैं अपनी बेटी से पूछ कर आती हूँ कि तुम्हें रात रुकने देना है या नहीं। बुढ़िया की बात सुनकर सूरज समझ गया कि बुढ़िया उसे रोकने के लिए इतना नखरा क्यों कर रही थी। बुढ़िया अपनी बेटी के पास गई और बोली, अरे कावेरी, बाहर एक लड़का खड़ा है, हमारे घर में ठहरना चाहता है। तू एक बार उसे देख ले, अगर तुझे पसंद आ जाए तो मैं उसे यहाँ रुकने के लिए कह दूंगी। माँ, इसमें पसंद नापसंद की कौन सी बात है? उसे रात भर के लिए यहाँ रुकने दो। बेचारा बहुत परेशान है, ठंड से कांप रहा। बेवकूफों जैसी बातें मत कर, तू उसे एक बार देख तो सही। माँ, हद करती हो। मैं उसे देखकर क्या करूंगी? मुझे क्या उससे विवाह करना? हाँ, तुझे उसे विवाह ही करना है। अब तेरी विवाह की उम्र हो गई है और मुझे तेरे विवाह की चिंता होने लगी है। ठंड में अकेली? ये लड़का बहुत भोला और ईमानदार है। ऐसा लड़का बार बार नहीं मिलता, ठंड में भी मेहनती। इसलिए मेरी बात मान और उस लड़के को देख ले। तू नहीं जानती कि इसे भगवान ने तेरे लिए भेजा है, वरना कितने साल गुजर गए, यहाँ कोई नहीं आया। कावेरी भी विवाह करना चाहती थी। वो तो सिर्फ अपनी माँ के सामने फिजूल में बनकर दिखा रही थी। माँ, मैं लड़के को देख चुकी हूँ, वो मुझे पसंद है, मैं उससे विवाह को तैयार। अपनी बेटी की बात सुनकर बुढ़िया बाहर आई और सुरजन से बोली, बेटा तो मेरे घर में रह सकता है, अंदर आ जा, ठंड से बच। बुढ़िया ने सूरज को घर के अंदर बुला लिया, जहाँ थोड़ी आग जल रही थी। सुरजन ने सोचा, बड़ी मुश्किल से बुढ़िया उसे घर में रोकने के लिए राजी हुई है, इसलिए उसकी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। सूरज सिर झुकाए घर में बैठा रहा, ठंड से अभी भी कांपता। सूरज को इस तरह देखकर बुढ़िया बोली, बेटा, तुम तो बड़े शर्मीले हो, नजर उठाकर भी नहीं देखते। काकी, मुझे लड़कियों से बहुत शर्म आती है, सामने पड़ते ही घबरा जाता हूँ, समझ नहीं आता कि क्या करूँ। और जब तुम्हारा ब्याह होगा तब अपनी पत्नी का सामना कैसे करोगे ठंडी रातों में? यही सोचकर तो डर लगता है काथी। अरे इसमें डरने की क्या बात? लड़की कोई खतरनाक जानवर थोड़ी है जो वो तुझे खा जाएगी। वो तो बहुत ही कोमल और दिल की सच्ची होती है। अब तुम खाना खाकर आराम करो, कल सुबह तुम्हें शहर भी तो जाना है, ठंडी राह पर। सूरज को कभी इतना पैदल चलने की आदत नहीं थी, ठंड में तो और मुश्किल। इसीलिए आज वो काफी थक गया था। थकान से वो बिस्तर पर पड़ते ही गहरे नींद में डूब गया। ठंड भूलकर अगली सुबह वो खुद से नहीं जाग पाया। बुढ़िया की बेटी कावेरी ने आकर उसे जगाया तो वो हड़बड़ाकर उठा और बोला, अरे माफ करना, मुझे उठने में थोड़ी देर हो गई, मुझे तो बहुत दूर जाना है ठंड में। इतना कहकर सूरज जाने लगा, लेकिन कावेरी ने उसे रोक लिया। आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? कुछ जानते भी हो? मैंने रात में सपना देखा, सपने में मेरा आपसे विवाह हो चुका था। अब आप मेरे पति हैं, इसलिए आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ये आप क्या कह रही हो? सपना सच थोड़ी होता है।